हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनी वॉइस पर। मुझे अपने पापा के दोस्त की बेटी बहुत ही पसंद थी। मैंने माँ से बात करके रिया से रोका करवा लिया। मेरी इच्छा थी कि हम बात करें। मैं जब भी कॉल करता वो मेरी कॉल ना रिसीव करती। फिर कज़िन की शादी पर हमारी बात हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर डाली। मुझे बहुत ही गुस्सा था। मैंने घर वालों को मजबूर करके कुछ ही दिन में शादी की ज़िद कर ली और नौकरी की वजह से उसे दुबई ले आया। मुझे अपनी बेइज्जती का बदला उससे लेना था। जैसे ही हम फ्लैट पहुँचे तो रिया मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी और रहती भी दिल्ली में थी। अंकल के घर हमारा आना जाना कम ही था, जबकि हमारा परिवार और मेरे चाचा मेरठ में ही रहते थे और एक मकान में रहते थे। 2 मंजिला मकान था। नीचे का पोर्शन हमारा था और ऊपर का चाचा का। यूँ तो मेरे माता पिता और 1-2 बार दिल्ली का चक्कर लगा लेते थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैं दिल्ली काफ़ी सालों से नहीं गया था। लेकिन अंकल की बड़ी बेटी रानी की शादी पर मैं अभी आखिरी सेमेस्टर के पेपर देकर फ्री हो चुका था। नौकरी की तलाश जारी थी, इसलिए सोचा कि दिल्ली का चक्कर लगा लिया जाए। कई सालों बाद मैंने रिया को देखा था, लगभग यही कोई 6-7 साल बाद। उसे देखकर तो मैं जैसे अपनी आंखें झपकाना भूल गया था। यूँ तो अंकल की दोनों बेटियां ही बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। रानी तो शादी होकर दूसरे घर जा रही थी, पर रिया को देखकर मेरा मन डोलने लगा था। बहुत ही अच्छी लड़की थी और मुझे देखकर बस उसने मुस्कुराकर नमस्ते किया था। हालांकि रानी फिर भी मुझसे बातचीत कर रही थी, मजाक भी कर लेती थी। कहती थी तुम कब शादी करोगे। असल में मेरी और रानी की एज में ज़्यादा फ़र्क ना था, शायद इसलिए वो मुझसे थोड़ा फ्री थी। लेकिन रिया एक बार भी हमारे साथ बैठी नहीं थी। रिया से छोटा उसका भाई था, उसके साथ भी मेरी अच्छी खासी गपशप हो जाती थी। रानी के सवाल पर मैंने कहा कि बस नौकरी लग जाए तो सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने हाथ पीले कर ही लूँ। वैसे सच कहूँ तो तुमने मेरे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन कमबख्त तुम्हारे पति ने मेरे हक़ पर डाका डाल दिया। मैंने आँख मारते हुए रानी को छेड़ते हुए कहा तो वो मुझे आंखें दिखाने लगी। कहने लगी बहुत ही शरारती हो, ज़रा भी नहीं बदले। मुझे तो लगा था कि इंजीनियरिंग करके कुछ अकल आ जाएगी, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही फूल हो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा मजाक कर रहा था यार। उसी समय रिया सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। मैंने रिया को सर से पैर तक देखते हुए ये बात कही थी। उसने चाय टेबल पर रख दी। मैंने कहा रिया प्लीज़ 1 कप चाय मेरे हाथ में पकड़ा दो। मैं कुछ शरारती किस्म का लड़का था, या ये कह लीजिए कि कुछ ठरकी भी था। फिर सामने एक समुंदर लड़की हो तो दिल कुछ ना कुछ तो आठखोलिया करने को करता ही है। जैसे ही उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया, चाय के साथ मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया और फिर फ़ौरन मुस्कुराकर उसे देखकर उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तुरंत ही ड्राइंग रूम में बाहर निकल गई। हम शादी से 3 दिन पहले पहुंच गए थे। उसी रात को ढोलक पर खूब हल्ला गुल्ला मचाया। रिया ने आस पड़ोस की अपनी सहेलियों को बुला रखा था। पहले तो सब ने ढोल बजाया, गाने गाए, लेकिन उसके बाद सब लड़कियां अलग अलग कमरे में चली गई। हम सब लड़के बाहर बैठे रह गए। अंदर जब गानों की आवाज़ें गूंजने लगी तो मुझे होश आया कि शायद सब लड़कियां मिलकर अंदर डांस प्रोग्राम बना रही है। मैंने रिया के भाई से पूछा। मैंने कहा कि अंदर क्या हो रहा है। कहने लगा आदित्य भाई, सब लड़कियां मिलकर डांस कर रही है, इसलिए लड़कों की एंट्री बंद है। अब मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा चोर दरवाज़ा खोजा जाए जहाँ से मैं झाँक कर देख सकूँ। मैं घर की पिछली तरफ भाग गया। वहाँ उस कमरे की खिड़की मौजूद थी, लेकिन अंदर से बंद थी। ऊपर एक झरोखा भी बना हुआ था। मैं जल्दी से कोई कुर्सी या स्टूल देखने लगा, जिस पर चढ़कर उस झरोखे से अंदर झाँक कर देखा तो वहाँ पास ही मुझे एक स्टूल नज़र आ गया। मैं उस स्टूल पर चढ़ गया। जब मैंने झरोखे से अंदर झाँक कर देखा तो रिया किसी गाने पर डांस कर रही थी। उसके गले में दुपट्टा भी नहीं था, कपड़े भी काफ़ी टाइट पहन रखे थे। उसका ऐसा डांस देखकर तो जैसे ही मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा डांस भी कर सकती है। पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला और उसके डांस की वीडियो बनाने लगा। कुछ देर बाद ही सब लड़कियां खाने के लिए शोर मचाने लगी। मैं फ़ौरन ही नीचे उतर गया और स्टूल को एक तरफ रख कर वापस बाहर की तरफ चला गया। मेहंदी के फंक्शन पर भी मेहंदी कलर की ड्रेस पहन रखी थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। पूरी शादी में बस वो मेरी नज़रों के में ही छाई रही।
बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मेरी बेबाक नज़रों की कैद में रही। जब भी मेरी और उसकी नज़रें मिलती थी तो मैं मुस्कुराने लगता, लेकिन वो माथे पर बल डाले अपनी नज़रें फेर लेती। रिसेप्शन की आखिरी फंक्शन था जब वो जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरी थी और मैं ऊपर जा रहा था क्योंकि मैं अंकल के साथ कामों में बिज़ी था और अभी फ्री होकर आया था, इसलिए जल्दी से ऊपर जाकर अपनी तैयारी करने के चक्कर में था और वो तेज़ी से नीचे उतर रही थी जब उसका फैंसी दुपट्टा मेरी शर्ट के बटन के साथ अटक गया, इसलिए हम दोनों को ही रुकना पड़ा। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो मैं उसके फैंसी दुपट्टे के तारों से अपने बटन को अलग करने की कोशिश कर रहा था। वो 2-4 सीढ़ियों ऊपर चढ़ी। पहले तो मुझे देखती रही, लेकिन उसकी चुन्नी इतना उलझ गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बटन से अलग कैसे करूं। कहने लगी, आप छोड़े, मैं करती हूँ। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। कुछ देर तो उसने कोशिश की, लेकिन वो धागे और ज़्यादा उलझते जा रहे थे और मैं चाहता था कि ये धागे ऐसे ही उलझते रहे। आखिरकार उसने तंग आकर अपने मुंह से वो धागा ही तोड़ दिया। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरती, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा, बहुत ही सुंदर लग रही हो। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी कि मैंने आपसे पूछा नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन सुंदर लड़कियों की तारीफ़ करनी चाहिए, ये उनका अधिकार होता है। वो माथे पर बल डाले वहाँ से चली गई। वो मुझसे 3 या 4 साल छोटी थी, लेकिन नखरा बहुत ही था और मैं होना भी चाहिए था क्योंकि वो सुंदर भी बहुत थी। अगली सुबह मुझे वापस जाना था, इसलिए रात को ही मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मुझे रिया बहुत ही पसंद है, इसलिए वो मेरा रिश्ता अंकल से मांग ले। वो कहने लगी कि मैं खुद रिया को देखकर यही सोच रही थी कि इसे तुम्हारे लिए मांग लूँ। मेरी माँ ने उसी रात अंकल से बात की। अंकल को भी कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने तो फ़ौरन ही हाँ भी कर दी। कहने लगे, लड़का हमारा देखा भला है, मेरे दोस्त का बेटा है और आदित्य तो वैसे भी हमें बहुत ही पसंद है, इसलिए हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे मिल रही थी। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसे भी मेहरबान हो सकती है, वो भी इतनी जल्दी। मेरी माँ ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर रिया को मेरे नाम की अंगूठी पहना दी। माँ कहने लगी, इंग्लैंड से आदित्य के चाचा अपने बेटे की शादी करने आ रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। उन्हीं दिनों हम लोग आदित्य और रिया की मंगनी कर देंगे। शिवानी अभी बीए कर रही थी, जैसे ही उसका बीए कंप्लीट होगा तो हम शादी कर देंगे। मेरी माँ को भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन ना था। मैं भी सोच चुका था कि अब तो मेरा रोका भी हो चुका है और इसलिए अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूँगा। उससे फ़ोन पर खूब बातें करूँगा। लेकिन जब मैंने रानी से ये कहा कि मुझे रिया का फ़ोन नंबर चाहिए तो वे कहने लगी कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा, जाहिर है वो मेरी मंगेतर है, बातें क्या करूँगा, तुम क्यों जेलस हो रही हो। वो हंसने लगी और कहने लगी, आदित्य उसका नेचर बहुत अलग तरह का है, वो फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं करती। मैंने कहा, तुम नंबर तो दो, मैं उससे बात करना है, मुझे उससे बात करनी है और अपने सांचे में उसे ढालना मेरा काम है। मैंने वापस मेरठ पहुंचते ही रिया को कॉल की, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, अपना नाम भी बताया, ये भी कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने मेरा मैसेज तो सीन किया था, लेकिन ना तो मैसेज का जवाब दिया था और ना ही मुझसे कॉल पर बात की थी। मैंने रानी को फ़ोन किया, उससे पूछा कि रिया मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो फ़ोन नहीं उठाएगी और ना ही बात करेगी। मुझे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन मैं चुप हो गया। कुछ दिन बाद मेरा अपने कज़िन के साथ दिल्ली जाना हुआ, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार मेरठ में ही रहते थे, इसलिए दिल्ली में सिर्फ अंकल का ही घर था। हमें बस कुछ घंटे ही वहाँ रहना था और उसके बाद हमें आगे जयपुर जाना था। वैसे तो सब एक होटल का कमरा लेने के लिए कह रहे थे कि कुछ घंटे वहीं आराम कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे अंकल का घर वहाँ है, कुछ घंटे वहीं रह लेंगे। मैंने दरवाज़े पर नॉक किया तो अंदर से रिया की सी सुरीली आवाज़ सुनाई दी। कहने लगी, कौन है। मैंने कहा, मैं आदित्य हूँ, दरवाज़ा खोलो। वो कहने लगी कि लेकिन घर पर न माँ है और ना ही पिताजी, दोनों ही रात को आएंगे और भाई भी घर पर नहीं है, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मैंने कहा कि क्या मतलब दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मुझे तो उसकी बात सुनकर जैसे तन बदन में आग लग गई थी।
क्या उसने मुझे बहुत ही छोटे करैक्टर का समझ रखा था? क्या मैं अकेले में उसके साथ कुछ भी कर बैठूँगा? उसकी बात सुनकर मेरे कज़िन सभी दबी हंसी हंसने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उसका मंगेतर भी हूँ। सभी कहने लगे, अरे आदित्य, हमें नहीं पता था कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल में ये इज्जत मिलेगी। तुम्हारे मंगेतर ने तो तुम्हें अंदर बुलाने के काबिल भी नहीं समझा। चलो छोड़ो भाई, कुछ घंटे आराम ही तो करना है, हम किसी होटल में कमरा ले लेते हैं। मैं तो इतना शर्मिंदा हुआ कि बता नहीं सकता। मुझे बहुत ही गुस्सा आया था। फिर मैंने कज़िन ने मेरा मजाक भी बहुत ही उड़ाया कि पहले लड़की से पूछ लो तुम्हें पसंद भी करती है कि नहीं। उसने तो तुम्हारे मुंह पर दरवाज़ा ही दे मारा, दरवाज़ा तक नहीं खोला। कज़िन के सामने मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई थी। शाम को मैं जयपुर के लिए निकल गया। अंकल का फ़ोन मुझे रात को आया था। कहने लगे, बेटा तुम दिल्ली आए थे, कहाँ हो तुम? हम लोग वापस आ चुके हैं, तुम घर आओ। मैंने कहा, जी नहीं, मैं अब जयपुर के लिए निकल गया हूँ। मुझे बस कुछ घंटे के लिए रुकना था, लेकिन आप घर पर नहीं थे, इसलिए मेरे किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद मेरी हैसियत यही है, ना चाहते हुए भी मैं शिकायत कर बैठा था। वो कहने लगे, नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटा, तुम्हारी बहुत इज्जत और बहुत ही हैसियत है। असल में रिया अकेली थी, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कहा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे कज़िन्स थे। वो कहने लगे, ओहो अच्छा अच्छा, चलो वापसी पर हमारे यहाँ ज़रूर आना। मैंने कहा, जी कोशिश करूँगा। जितनी इज्जत मेरी हो चुकी है, मैं बेवकूफ़ नहीं था कि दोबारा जाता। हमारा 8 दिन का टूर था, लेकिन मेरा कहीं भी दिल नहीं लगा, ना तो जयपुर में और ना ही इससे आगे माउंट आबू में। मुझे बार बार अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। उस लड़की में तो इतनी भी शर्म ना थी कि मुझे फ़ोन पर सॉरी कह ही देती। बहरहाल मैं दोबारा जब दिल्ली आया तो होटल में ही ठहरा था। फिर वहाँ से मेरठ आ गया, बहुत गुस्से में था। मेरी माँ कहने लगी, दिल्ली गए थे तो रिया के घर चले जाते। मैंने कहा कि जो बेइज्जती रिया ने की है मेरी, मुझे दोबारा नहीं करवानी थी। मैंने जब सारी बात अपनी माँ को बताई तो वो भी हैरान हुई थी। कहने लगी, ये तो बहुत ही बुरी बात है, उसने दरवाज़ा तो खोलना चाहिए था। उसके बाद मैंने घर के फ़ोन से रिया के नंबर पर कॉल की। उसने फ़ोन उठा लिया था। कहने लगी, बताइए आंटी जी, कैसी हैं आप? मैंने कहा, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य। ये सुनकर वो चुप हो गई। इससे पहले कि वो फ़ोन बंद करती, मैंने कहा, मेरा फ़ोन बंद करना है। तुम्हारे मोबाइल पर मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहा हूँ, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। कहने लगी, मुझे फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, रात को फ़ोन करूँगा, तुम सीधी तरह मुझसे बात कर लेना। रिया, मैं नहीं सुनूँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को 11 बजे मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। मैंने उसे मैसेजेस किए, लेकिन शायद उसने मोबाइल ही बंद करके रख दिया था। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आने लगा। 20 दिन बाद चाचा के बेटे की शादी थी। दिल्ली से भी सब लोग आए थे। रिया भी उनके साथ थी, लेकिन मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मेरी छोटी बहन के साथ सीधा उसके कमरे में चली गई, क्योंकि मंझले चाचा के घर में उनके और भी बहुत से रिश्तेदार थे और वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए कुछ मेहमान नीचे रुके थे और अंकल की फैमिली हमारे घर पर ही रुकी थी। सब लोग मिलने मिलाने में व्यस्त थे। रात को सब ने मिलकर ढोलक बजाई थी और मैं चाहता था कि वो मुझे अकेले में बस एक बार मुझसे मिल जाए तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। सब लोग तैयार होकर ढोलक बजाने के लिए नीचे के पोर्शन में जा चुके थे, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हुई थी। मेरी बहन भी अपने कमरे में ही थी। जब मैंने रोशनी को आवाज़ देनी शुरू की तो वो बाहर आई थी, तो लगभग तैयार ही थी। मैंने कहा, तुम्हें नीचे माँ बुला रही है। वो कहने लगी, माँ बुला रही है? अच्छा ठीक है, मैं अभी बात सुन कर आती हूँ। वो नीचे चली गई और रिया कमरे में अकेली थी। मैं रोशनी के कमरे में गया। उस समय वो अपने बालों में ब्रश कर रही थी। मैंने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे देखकर तो उसका रंग उड़ गया था। फ़ौरन उसने ब्रश ड्रेसिंग पे रखा और बेड पर रखा और अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और फटाफट से दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाजे के सामने मैं खड़ा था। कहने लगी, प्लीज़ आप यहाँ से हटिए, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर बात करते हैं फिर चली जाना। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो तो शायद सांस लेना ही भूल गई थी। उसकी रंगत ऐसे सफ़ेद पड़ी जैसे काटो तो खून निकल आएगा।
बहुत ही नर्वस हो गई थी। कहने लगी, आदित्य प्लीज़ मुझे बाहर जाना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली जिस पर कांच की चूड़ियाँ भरी पड़ी थी। मैंने कहा, चाहती क्या हो तुम? इतना भी तुम्हारा क्या नखरा है कि तुम मुझे हर टाइम इग्नोर करती रहती हो? फ़ोन पर बात नहीं करती, मैसेज का जवाब नहीं देती, तुम्हारे घर आओ तो दरवाज़ा नहीं खोलती। क्या मैं खा जाऊँगा तुम्हें? मेरा स्वर बहुत ही कठोर था। उसके हाथ ऐसे थे कि जैसे बर्फ़ की तरह ठंडे हो। वो थर थर काँप रही थी। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़िए। उसकी आंखों में आंसू ऐसे झिलमिला रहे थे कि जैसे अभी आंसू आंखों से टपकने लगेंगे। मैंने कहा, हो क्या जाता है तुम्हें? क्या कहता हूँ तुम्हें मैं? मेरा जी चाहता है कि तुमसे बात किया करूँ। तुम क्यों मुझे इतना इग्नोर करती हो? वो अपना हाथ मुझसे छुड़वा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज़। इससे पहले कि वो रो पड़ती, मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। मैंने कहा, पहले वादा करो मुझसे, रात को फ़ोन पर बात करोगी, वरना मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। कुछ देर तो वो मुझे बेबसी से देखती रही। कहने लगी, कर लूँगी बात, प्लीज़ अब दरवाज़ा खोल दीजिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो वो तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। रात को जब मैंने उसे कॉल की तो उसने दूसरे बेल पर फ़ोन उठा लिया था। कहने लगी, जे कहिए क्या कहना है आपको? मैंने कहा, बहुत सारी बातें हैं, 1 मिनट में थोड़ी हो जाएगी। मैंने कहा, कल मेहंदी का फंक्शन है और कल मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, अकेले में। तुम तैयार होकर नीचे कमरे में रुकना, क्योंकि मेहंदी का अरेंजमेंट घर के बाहर किया गया था। हमारे घर के बाहर एक खाली बहुत बड़ा मैदान था जहाँ बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, और अगर मोहल्ले में किसी की शादी होती तो वहीं पर शादी और मेहंदी के फंक्शन अरेंज कर लिए जाते थे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने कहा, क्यों? तो वो कहने लगी, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा, शिवानी मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। वो कहने लगी कि ठीक है मंगेतर है, मगर मेरे पति तो नहीं है। मैंने कहा, अनुराग की शादी के बाद तुम्हारा पति भी बन जाऊँगा, मत भूलो कि हमारी मंगनी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता था, बातें करना चाहता था, उसका हाथ पकड़ना चाहता था, कुछ पलों को यादगार बनाना चाहता था, लेकिन वो मुझे घास डालने को तैयार ना थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि ऐसा करिए कि अनुराग की मेहंदी पर ही आप मेरी शादी कर दीजिए। सब मेहमान तो है, ज़रूरी थोड़ी है कि अनुराग की शादी अलग की जाए और फिर ही जाकर मेरी शादी हो। बहरहाल मेरी ज़िद पर अनुराग की मेहंदी से पहले ही मेरी और शिवानी की शादी हो चुकी थी। मैंने देखा कि आज वो बार बार फेरों के समय अपने आंसुओं को साफ़ कर रही थी, और ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। हालांकि वो जानती थी कि हमारी शादी होनी है, कुछ दिन बाद होने की बजाय कुछ दिन पहले हो गई थी। इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं थी। वो मेरे बराबर में बैठी थी। जब मैंने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया तो वो बुरी तरह से घबराई थी, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, अब तो मैं पति हूँ तुम्हारा, अब क्यों हाथ छुड़वा रही हो? लेकिन वो लगातार हाथ छुड़वाए जा रही थी। फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा, अब तो तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारा पति बन चुका हूँ। मैंने उससे कहा कि अपने कपड़े बदलना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें जी भर कर अभी देखा नहीं है। मेरी इस तरह की बातें भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाई थी। मैं सोच चुका था कि आज इसे जी भर कर देखूँगा। इसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदा था। सोचा था अपने हाथों से पहनाऊँगा, उसके हाथों को अपने होठों पर लगाकर चूमूँगा। मेरा इतना तो हक बनता है। लेकिन वो मेरे पास से उठकर चली गई। फिर अनुराग की मेहंदी शुरू हो गई। फिर मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं घर के अंदर वाले हिस्से में चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। पता नहीं कहाँ छुपकर बैठी थी। मैंने दोनों पोर्शन देख लिए थे, सबके कमरे देख चुका था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। शादी का फंक्शन ख़त्म होने ही अंकल ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी, और फंक्शन में एक दिन भी वो मुझे मिली नहीं थी। रात का टाइम था। जब मैं किचन में आया तो वो चाय बना रही थी। मैं उसके पास खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो बुरी तरह से घबराई थी, अपने आंसू साफ़ करने लगी। पता नहीं रो क्यों रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्यार से उससे कहा, अच्छा 2 दिन बाद तुम लोग वापस जा रहे हो, इसलिए उदास हो? मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो नहीं में सिर हिलाने लगी। कहने लगी, सर में दर्द है। इससे पहले कि वो अपनी चाय का कप उठाती, मैंने वो चाय का कप उठा लिया। मैंने कहा, सर में तो मेरे भी बहुत दर्द है। काश कि कोई आपने अपने नाजुक नाजुक हाथों से मेरा सर दबा दे।
मैंने उसकी चाय का एक घूंट भरा और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, लो चाय पियो। बल्कि ऐसा करते हैं, मिलकर चाय पीते हैं। वैसे भी इस टाइम सब सो रहे हैं, चलो मेरे कमरे में आओ, कुछ देर बातें करते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वो अपना हाथ मुझसे छुड़वाने लगी। मेरे एक हाथ में उसका हाथ था और दूसरे में चाय का कप। मैंने कहा, तुम्हें हो क्या जाता है? पहले तुम्हें ये प्रॉब्लम थी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, अब तो हस्बैंड भी हूँ ना, अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, मुझे बार बार एटीट्यूड मत दिखाया करो। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं खा नहीं जाऊँगा, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या तुमने मुझे घटिया इंसान समझ रखा है? वो कहने लगी, आप घटिया है, आप छोड़िए मेरा हाथ। और उसने झटके से हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो चाय मेरे हाथ पर छलक गई थी। गरम गरम चाय मेरे हाथ पर गिरी थी और मेरे हाथ से कप छूटकर ज़मीन से गिर चुका था और चकनाचूर हो गया था। वो कहने लगी, मैंने आप जैसा बेशरम इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जहाँ आप मुझे अकेला देखते हैं, आपका बेहुदापन शुरू हो जाता है। उसका ऊंचा स्वर और उसकी बात सुनकर मेरे तो तलवों पर लगी और सर पर जाकर भुजी थी। वो किचन से बाहर जा चुकी थी और मेरा ये हाल था कि ऐसा लगा था कि किसी ने मेरे अंदर आग सी लगा दी हो। समझ क्या रखा था उसने मुझे? पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा जी तो चाहा कि उस लड़की का हुलिया बिगाड़ कर रख दूँ। ठीक है, मैं चंचल स्वभाव का था, मजाक करता था, लड़कियों को देखता भी था। ये तो सब लड़के ही करते हैं, और मंगेतर से बात कौन नहीं करता, और कैसी कैसी बातें उनके बीच होती है। वो कोई नन्ही सी बच्ची तो नहीं थी जो इन बातों से अनजान होती। बहरहाल सुबह नींद की कमी की वजह से मेरी आंखें लाल हो रही थी। सुबह नाश्ते पर मैंने सबके सामने कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर विदाई करानी चाहिए। ये सुनकर सब लोग हैरत से मुझे देखने लगे। सब अपना नाश्ता करना भूल गए थे। कहने लगी, ये तुम्हें विदाई की क्या सूझ गई? अभी तो वो पढ़ रही है। और ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि रिया अब तक जब तक बीए नहीं कर लेती, विदाई नहीं करनी। मैंने कहा, इसे बीए करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे विदाई अभी चाहिए, वो भी 2 दिन में। अंकल कहने लगे, इतनी जल्दी हम विदाई नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? शादी भी तो हुई है ना, एक फंक्शन तो हो चुका है, बाकी रह गया है। एक फंक्शन तो कल कर लेंगे और विदाई रात को कर दीजिएगा। सारे मेहमान सब यहीं पर है, एक दिन का फंक्शन और अटेंड कर लेंगे, क्योंकि मेरी दुबई में जॉब लग गई है और अगर एक बार मैं दुबई चला गया तो मैं अगले 5-6 साल तक वापस नहीं आऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि विदाई होने के बाद रिया को भी अपने साथ ले जाऊँ। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, 5 साल तक आप रिया को बिठाए रखिएगा। हो सकता है कि 5-6 साल से मुझे वहीं लग जाए। मैंने फ़ैसला आप लोगों पर छोड़ा है, जो आप लोगों को ठीक लगे और मुझे बता दीजिएगा। मैंने बात ही ऐसी रखी थी कि किसी को भी सोचने का मौका नहीं दिया था। मैं वहाँ से फिर अपने कमरे में आ गया। दुबई की जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी किया था और मुझे अपने एक दोस्त की वजह से कंपनी में जॉब भी मिल चुकी थी। लेकिन 6 साल मैंने अपनी तरफ से झूठ कहा था, ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। 2 घंटे की मीटिंग के बाद यही फैसला हुआ कि विदाई कर देनी चाहिए। मेरी दुबई की कंपनी में बात भी हो चुकी थी, शायद मैं 1 महीने के अंदर अंदर दुबई चला जाता, इससे पहले कि सब लोग विदाई के बारे में मेरे हक में फ़ैसला करते। लेकिन रिया ने मना कर दिया। कहने लगी, मैं अभी विदाई नहीं चाहती। अंकल कहने लगे कि 6 साल बहुत ज़्यादा समय होता है और 6 साल तक हम अपनी बेटी को घर पर नहीं बिठा सकते। मुझे हर कीमत पर विदाई चाहिए थी, मैं दुबई जाना नहीं चाहता था। लेकिन इस लड़की ने मुझे साफ साफ बात करनी थी, जिसका मौका मुझे ये नहीं दे रही थी। मैं इसकी वजह से बहुत ही परेशान था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी घमंडी और एटीट्यूड क्यों है और इतनी अकड़ू क्यों है, इसे किस बात का घमंड है। मेरी माँ कहने लगी, रिया का कहना है कि वो 6 साल इंतज़ार कर लेगी, लेकिन अभी विदाई नहीं चाहती। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बगैर 6 साल नहीं रह सकता। मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर उसे इतनी ही ऑब्जेक्शन है तो वो तब तक अपने माँ बाप के घर रह सकती है, जब तक मेरा टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम नहीं हो जाता। लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो मेरे साथ जाएगी। बहरहाल मेरी इस बात को मान लिया गया था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम हो गया था। जहाँ मेरी जॉब लगी थी वहाँ मुझे एक छोटा सा फ्लैट भी रहने के लिए दिया गया था। मैं अपनी फैमिली को ले जा सकता था, क्योंकि मैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी जमा करवा चुका था।
कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही शिफ्ट होना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी रात की फ़्लाइट थी, अंकल ने दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली से रिया को मेरठ भिजवा दिया था। उसका बाकी का समय मेरे घर वालों के साथ ही बीता था। जब हम एयरपोर्ट के लिए जाने लगे तभी वो मेरे साथ जाने के लिए खड़ी थी। कभी वो मेरी माँ के साथ लग कर रोने लगती तो कभी चाची के साथ। हालांकि वो तो यहाँ रही भी नहीं थी। पता नहीं किस बात का रोना था। उस लड़की ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। मैंने टैक्सी मंगवाई और सामान रखवाना शुरू कर दिया। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, मैं उसके बराबर में बैठ गया। पूरे रास्ते में उसकी सिसके सुनता रहा और उसे गुस्से से देखता भी रहा। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैंने उससे कहा कि अपने रोने धोने का प्रोग्राम तुम दुबई में मेरे फ्लैट में जाकर पूरा कर लेना। फ़्लाइट में मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहता। मेरी बात सुनकर उसने तीखी नज़र मुझ पर डाली थी, फिर अपना मुंह फेर लिया। फ़्लाइट में बड़ी खामोशी से मेरे बराबर में बैठी रही। काफ़ी देर खामोशी के बाद वो कहने लगी, आपको किस बात की जल्दी थी? आप विदाई देर से भी तो करवा सकते थे। 2 साल बाद भी वापस आ सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता था, लेकिन मुझे इतना सब्र नहीं हो रहा था। और सब्र क्यों नहीं हो रहा था? मैं तो तुम्हें दुबई जाकर बताऊंगा। मेरी बात सुनकर और मेरी नज़रों को देखकर वो नर्वस सी हुई थी, फिर कुछ नहीं बोली। दुबई पहुंचकर मैंने टैक्सी मंगवाई और दुबई में अपने रहने वाले दोस्त से फ़ोन पर बात करने लगा। मेरे उसी दोस्त ने मेरी नौकरी दुबई में लगवाने में मेरी मदद की थी। मैंने कहा, मेरा कमरा फूलों से तो सजाया है ना तुमने? वो कहने लगा, हाँ हाँ, सारी सजावट करवा दी है। अपना कमरा देखोगे तो दिल में बड़ी ही फीलिंग हो ज़्यादा उभरने लगेगी। मैंने कहा, दिल की फीलिंग्स तो आज वैसे भी बड़ी हुई है। ये कहते हुए मैंने रिया का हाथ पकड़ लिया था। उसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ती जा रही थी। मेरा दोस्त हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पूरे फ्लैट को मैंने सजा दिया है। देखना, तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को तैयारी बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, चाबी मैं वॉचमैन को दे दूँगा। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। रिया अपना हाथ मेरे हाथ से खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो गई थी। आज मैं उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के आगे का पार्ट आपको कल मिल जाएगा। कहानी बहुत ही बड़ी हो रही थी, इसलिए इसे 2 पार्ट में लिखा है। इसका आगे का पार्ट भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें इस बात का राज खुलेगा कि रिया आदित्य से दूर क्यों भागती थी। आगे आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रोमांचित है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।